So this is Sonali and you are watching yours YouTube channel that is Physics the Friction of Minds. So बच्चों ये है वेव ऑप्टिक्स का 4th क्लास और आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का एक नया पॉइंट जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है ये आपको रे ऑप्टिक्स में पता है कि कैसे एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है, और ये अगर नॉर्मल है तो आपको पता है लाइट जब ऐसे इंसिडेंट होता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम टेक्स प्लेस एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना वी कॉल इट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइक दिस। ओके, सो इसे आप कहते हो इंसिडेंट रे, इसे आप कहते हो रिफ्लेक्टेड रे, इसे आप कहते हो नॉर्मल। ठीक है, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था सिंपल सा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो कि आपने स्टडी किया है बाय यूजिंग रे ऑप्टिक्स इन विच यू यूज अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर? And this reflection takes place only if the laws of reflection get satisfied, and you know the laws of reflection. What are those? The first law of reflection is angle of incidence should be equals to angle of reflection, और second law है reflection का incident ray, reflected ray and normal all should lie in same plane. So these are two simple laws of reflection. If these two laws get satisfied, then and then this particular phenomenon takes place and that we call as a reflection of light. ये reflection जो है ये आपने study किया है, I guess 9th-10th में कहीं तो भी आपने study किया होगा by using mirror में reflection होता है, ये हमें पता है. So bouncing back of light in the same medium that we call as a reflection of light, and it takes place only if these two laws of reflections get satisfied. Clear? So ये था आपका बेसिक जो कि आपने ऑलरेडी कहीं तो भी 11th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुका है ऑप्टिक्स की इस ब्रांच में जिसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट रेज का यूज करके रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बट बच्चों हम 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सो अब ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके वन स्टेप अहेड जाके हमें रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है बाय यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स यही कहता है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. So by considering straight line, this rays, we have proved the reflection. But now you have to prove the reflection in wave optics by using Huygens wave theory of light. And you know that according to the Huygens wave theory of light, जब भी कोई source से light निकलता है, emit होता है, so it gets propagated in terms of wave fronts. Clear? So अब आपको light rays का use करके नहीं तो आपको wave fronts का use करके हाइगेन्स की वेव थ्योरी का यूज करके रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है। ठीक है, सो ये है हमारा आज का मोटिव। आई होप आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाइगेन्स की वेव थ्योरी के जब सक्सेस हमने देखे थे, अगर याद नहीं होगा तो पहले वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर देखो। हाइगेन्स की वेव थ्योरी के सक्सेस में मैंने कहा था कि हाइगेन्स की वेव थ्योरी ने, ठीक है, वो डिटेक्शन ऑफ ईथर एंड ऑल ये सब कुछ प्रूफ नहीं हो पाया, बट हाइगेन्स के वेव थियरी ने रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया है, रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया है। ठीक है, तो अगर प्रूफ किया है तो उसका प्रूफ हमें देखना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन हमें देखना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बट बाय यूजिंग हाइगेन्स वेव थियरी, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेव फ्रंट। क्लियर? तो ये था बेसिक सा डिफरेंट। तो अगर आपको ये रूल्स पता है तो यही रूल्स आपको प्रूफ करने बट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट्स। क्लियर? सो अगर आपने ये रूल्स, दो रूल्स प्रूफ कर दिए, देन यू कैन से दैट यस, हाइगेन्स वेव थ्योरी कैन प्रूव दिस पर्टिकुलर फेनोमेना दैट वी कॉल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? सो आई होप मैंने डिटेल में आपको बताया है कि डिफरेंस क्या है बेसिक रिफ्लेक्शन में और वेव ऑप्टिक्स में, मतलब हाइगेन्स की वेव थ्योरी का यूज करके जब आप रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ, उसका बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया है। वहाँ पे हमने सिंपली रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यूज किया था, यहाँ पे आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, और वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यूज करके हाइगेन्स की वेव थ्योरी यूज करके आपको रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है, और रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है मतलब ये जो दो लॉज लिखे थे यहाँ पे रिफ्लेक्शन के, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर? सो आई होप जो भी स्ट्रैटेजी, मतलब एक पर्टिकुलर हर पॉइंट की वो एक स्ट्रैटेजी होती है, स्टार्ट में ही अगर वो स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर हो जाए
तो फिर आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने क्लियर करवा दिया कि हमें यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो बच्चों अब आगे का पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले एक दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी लाइट सोर्स होगा तो उस लाइट सोर्स से जो लाइट रेज एमिट होती है इस तरह से। ठीक है, so then we consider locus of points where the wave reaches simultaneously such that all points are in same phase and this is called as a wave front। इसको हम कहते हैं wave front। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अभी यहाँ पे यूज करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो ये कि लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, मतलब लाइट रे की डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ओके, सो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट होगा उसे आप लाइट रे कहते हो। सो लाइट रे की डायरेक्शन मतलब लाइट रे और ये आपका जो वेव फ्रंट है, कैन यू सी दिस इज अ वेव फ्रंट, ये हमेशा एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे यूज करना है। व्हाट इज दैट? The light ray is always perpendicular to the wave front, or vice versa you can say the wave front is always perpendicular to the light ray। मतलब लाइट के प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन होगी, ओके, उसको वेव फ्रंट ये हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। और अभी देखो टेक्स्ट बुक में ये जो पॉइंट दिया है ये बहुत कंफ्यूज करके दिया है, बट जितना हो सके हम यहाँ पे सिंपल और एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि क्या होता है बच्चे, अब यहाँ पे ये जो डायग्राम मैं बनाने जा रही हूँ ये डायग्राम लिटरली बच्चे रट लेते हैं, और अगर आप रटोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक होनी ही है। सो किस तरह से इस पॉइंट के साथ डील किया जाए सिंपलेस्ट वे में, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। फॉर दैट वॉच द लेक्चर टिल एंड। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी, लेट्स प्रूव द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, okay, but by using Huygens wave theory of light using the concept of wave front। clear? तो सबसे पहले जो हमें कंसिडर करना है वो ये कंसिडर करना है कि आपको एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिडर करना है। ठीक है, सो सपोज दिस इज योर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि अगर आपके पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तभी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। सो लेट दिस बी अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको एक नाम दे देते हैं m dash। okay, and you have to consider that this reflecting surface is perpendicular to the plane of paper। अब आप जब राइट करते हो, लिखते हो, तो पेपर पे लिखते हो करके बुक में दिया है perpendicular to the plane of paper, बट यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड है। सो आई कैन से ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है m dash, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है m dash, दिस इज व्हाट, जहाँ इस डायग्राम में जो भी नोटेशंस हम यूज करेंगे यहाँ पे सब आपको लिखना है। ठीक है, ये कैसा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। एक्चुअली हियर इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, यू कैन राइट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब विजुअलाइज कैसे करोगे इसको 3D में, कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने यहाँ पे यूज किया ये ऐसा है, ये मेरा हाथ जो है पाम, इट्स लाइक दिस, इस प्लेन को ये इस तरह से है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? सो नाउ यू हैव टू प्रूव द रिफ्लेक्शन, एंड इन ऑर्डर टू प्रूव द रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड द इंसिडेंट लाइट रेज। क्लियर? सो अब देखो यहाँ पे सपोज ये लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हो रहा है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। ओके, सो लेट दिस बी अ इंसिडेंट लाइट रेज लाइक दिस। ओके, सो लेट दिस बी Q and let this be R। So these are the two incident light rays, okay, which are getting incident on this plane reflecting surface। ये इस तरह से आ रहा है ये light rays। और मैंने अभी आपको बताया आपका वेव फ्रंट कोई भी हो, स्पेरिकल हो या प्लेन वेव फ्रंट हो, वेव फ्रंट अगर ये लाइट रेज है तो वेव फ्रंट हमेशा लाइट रेज को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये आपके लाइट रेज है तो ये वेव फ्रंट आपका ऐसा होता है। ये जो डायग्राम है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। सो सी दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, दिस इज लाइट रेज एंड दिस इज योर प्लेन वेव फ्रंट। ओके, सो दिस प्लेन वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कैन यू सी दिस, दिस आर द टू लाइट रेज, दिस आर द टू इंसिडेंट लाइट रेज। ओके, सो यहाँ पे देखो इस तरह से वेव फ्रंट रहेगा, ये इस तरह से वेव फ्रंट रहेगा। ये वेव फ्रंट इस लाइट रेज को देखो कैसा है, परपेंडिकुलर है।
अब लाइट रेज प्रोपोगेट हो रही है, मतलब एक्चुअली हाइगेंस के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या प्रोपोगेट हो रहा है, वेवफ्रंट प्रोपोगेट हो रहा है. सो सपोज ये वेवफ्रंट प्रोपोगेट होते हुए यहाँ तक आया ऐसे. ओके, ऑब्वियसली ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगा. सो सपोज इट रीचेस हियर. सो लेट दिस पॉइंट बी ए एंड लेट दिस पॉइंट बी बी. ओके, सो ये हो गया वेवफ्रंट. सो दिस इज व्हाट इज ए बी. ए बी इज योर प्लेन वेवफ्रंट. Okay, clear? So these are the two incoming light rays. What are those? This is AR and QB. So you have to write here AR and QB. ये क्या है? These are incident rays. ये है incident rays. Clear? So ये incident rays में ये जो है AB, ये है आपका incident wavefront. ये AB जो है, this is your incident wavefront. And you know that you have studied different types of wavefront. So obviously ये जो wavefront है ये कैसा है? This is plane wavefront which is always perpendicular to the direction of propagation of light. Okay? So this is your plane wavefront. So suppose ये जो wavefront ऐसे आ रहा है, it reaches at point A at t equals to 0. t equals to 0 पे यहाँ पे reach कर गया. अभी आपको यूज करना है हाइगेंस के प्रिंसिपल, क्योंकि हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं बाय यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट. हाइगेंस की वेव थ्योरी वेव फ्रंट पे बेस्ड है और हाइगेंस की वेव थ्योरी हाइगेंस के सिर्फ थ्री प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. क्लियर? सो नाउ यू हैव टू यूज हाइगेंस प्रिंसिपल एंड दैट्स व्हाई इन द प्रीवियस क्लास वी हैव थरोली डिस्कस द हाइगेंस प्रिंसिपल. क्लियर? अब हाइगेंस का प्रिंसिपल यूज करो. ओके, सो दिस वेव फ्रंट रीचेस दिस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ए at instant t equals to 0. Now according to the Huygens first principle, every point on this wavefront will act as a secondary source of light. Clear? Huygens का principle क्या कहता है? First principle, अब इस wavefront पे का हर जो point होगा it will act as secondary source of light. मतलब ये A और ये B क्या हो गया? It's a secondary source of light. And this secondary source of light will emit the secondary light rays जिसे आप कहते हो secondary wavelets. Okay? और थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ से ये इस तरह से जो secondary light rays निकलेगी, it is effective only in a forward direction. Backward direction में ये जो light rays होगी, it is ineffective. Clear? So इस तरह से जो wavelets form होगा, उसका जो shape है ये आपको पता है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है हेमिस्फीयर के फॉर्म में. ठीक है? सो ये ऐसा ये दिस इज सेकेंडरी वेवलेट एंड दिस सेकेंडरी वेवलेट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. क्लियर? एट द सेम टाइम दिस पॉइंट बी विल ऑल्सो एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. अब ये भी क्या करेगा? इस तरह से लाइट रेज एमिट करेगा. सो इसका भी जो वेवलेट फॉर्म होगा ये इस तरह से होगा. ठीक है? ये इतना विजुअलाइजेशन ये कुछ भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट यहाँ पे हमें हर एक की पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है. सो आप हर पॉइंट को समझ के लो, हर एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायग्राम 10-10 बार प्रैक्टिस करने से भी बच्चों को नहीं समझ में आती है. क्लियर? व्हाट आई सेड, these are the two incoming incident rays, okay, in which this is a wavefront that we call as an incident wavefront. Clear? So according to the Huygens first principle, every point on this incident wavefront will act as a secondary source of light. तो आप यहाँ पे कह सकते हो A and B, these are secondary sources of light. Clear? So these are secondary sources of light and it will emit the secondary light rays that we call as a secondary wavelet, जिसका shape होता है hemisphere. Because according to the third principle, यहाँ से जो light rays निकलेंगे, यहाँ से it is effective only in forward direction. यहाँ से backward direction में जो rays निकलेंगे, these are ineffective. Clear? So instead of हमें ये diagram already complicated होने वाली है. So in order to avoid the complications, instead of drawing the entire wavelet, हम यहाँ पे सिर्फ इतना wavelet draw करेंगे इसका, यहाँ पे इतना, ये arc. और यही arc आपको टेक्स्ट बुक में दिया है. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे निकाला है. यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे ऐसे आर्क निकाला हुआ है, ये इस तरह से. सो ये आर्क नहीं है, ये क्या है? दिस इज अ सेकेंडरी वेवलेट दैट यू कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लाइट वेव्स विच इज एमिटेड बाय दिस सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. ये पूरा इस तरह से एमिट हो रहा है, उसका सिर्फ इतना सेक्शन हमने कंसिडर किया.
क्लियर, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से भी जो लाइट रेज निकलेंगे ये ऐसा हेमिस्फीयर फॉर्म करेंगे दैट यू कॉल एज अ सेकेंडरी वेवलेट। बट इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द एंटायर हेमिस्फीयर, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन ड्रॉ करेंगे इस सेकेंडरी वेवलेट का। क्लियर, और ये जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी सी, इस पॉइंट को हम कहते हैं सी, इस पॉइंट को हम कहते हैं ई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, these are your secondary wavelets created by this secondary sources A and B। ये मैंने आपको विजुअलाइज करवाया कि ये पूरा ऐसा रहेगा वेवलेट, बट उसका सिर्फ स्मॉल पोर्शन हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, नथिंग एल्स। क्लियर, अब क्या करना है आपको, ये जो लाइट रे, ये जो वेव फ्रंट है, ये इट reaches at point A at time t equals to 0। Clear? Now this point is acting as a secondary source of light. It is emitting a secondary wavelet. So suppose if v is a speed of light, then ये जो distance secondary wavelet ने cover किया यहाँ से, इस source से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना होगा, तो speed का formula आपको पता है, distance upon time। अब initially instant t equals to 0 पे ये wave front यहाँ पे पहुँचा। अब इस वेव फ्रंट का ये पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट हो रहा है, ये सेकेंडरी वेवलेट एमिट कर रहा है। सो एट टाइम कैपिटल टी पे ये वेवलेट, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कितना हो जाएगा, v इंटू कैपिटल टी। सो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू कैपिटल टी। क्लियर, एट द सेम टाइम जब ये वेव फ्रंट, ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, ये वेव फ्रंट का ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचा एट टी इक्वल्स टू 0 पे। सो अगेन एट इंस्टेंट टी इक्वल्स कैपिटल टी पे ये सेकेंडरी वेवलेट यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा v इंटू टी। क्लियर, सो फ्रॉम फिगर इट इज वेरी वेल क्लियर दैट ए ई एंड बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, वी टी। सो आई कैन राइट ए ई इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू वी टी। Okay, which is nothing but the distance traveled by secondary wavelets to reach from source to this point. Clear? अब हाइगेन्स का सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, a new wavefront can be obtained by taking the envelope, closed envelope of all these secondary wavelets। जितने भी secondary wavelets सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट करेंगे, उन सबको अगर हम एक क्लोज एनवेलप में एनक्लोज कर दे, तो जो एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। क्लियर, तो अब देखो यहाँ पे, ये है आपका एक वेवलेट, ये जो है ये है आपका एक वेवलेट, और ये है आपका दूसरा वेवलेट। सो इफ आई टेक अ क्लोज्ड एनवेलप ऑफ दिस टू वेवलेट्स, सो आई गेट अ दिस एंड दिस विल एक्ट एज अ न्यू वेव फ्रंट। एंड कैन यू सी हियर, ये जो वेव फ्रंट यहाँ पे मिला, ये न्यू वेव फ्रंट, इसका शेप कैसा है, दिस इज ऑल्सो प्लेन वेव फ्रंट। सो आई कैन से दिस ई सी, ये जो ई सी है आपका ई सी, दिस इज अ न्यू वेव फ्रंट एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को आप कहोगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर, तो यहाँ पे आपको इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपने क्या किया, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट को इंसिडेंट किया, और इस तरह से हाइगेन्स के थ्री प्रिंसिपल यूज करके आपको एक नया वेव फ्रंट मिला, दिस सी ई, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर, अब देखो फिर से कॉन्सेप्ट पे आओ। इंसिडेंट वेव फ्रंट कहाँ है, दो इंसिडेंट रेज के बीच, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट दो इंसिडेंट रेज को परपेंडिकुलर है, तो आपका ये जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। सो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी क्या होगा, दो रिफ्लेक्टेड रेज को परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट दो इंसिडेंट रेज के बीच में है, वैसे ही ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी दो रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच होगा। मतलब ये हो जाएगी एक रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से ये जो है ये हो जाएगी आपकी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। सो ये देखो, ये इंसिडेंट रेज, इनके बीच में ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि इस इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर है इस तरह से। ठीक है, at the same time, you see here, at the same time this is your reflected wave front. So this reflected wave front is also enclosed in these two reflected rays, and can you see here, this reflected wave front is perpendicular to these two reflected rays। तो अब ए ई और सी एफ ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। सो ए ई एंड सी एफ, दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्टेड
रेज। तो इस तरह से जो भी नोटेशंस यूज किए डायग्राम में सबका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हमने लिख के रखा है सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये हमने यूज किया हाइगेंस के प्रिंसिपल। अभी आपको ये प्रूफ करना है कि सच में यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं। सो नाउ लेट्स यूज द ज्योमेट्री ऑफ फिगर। नाउ सपोज सी दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये दो इंसिडेंट रे के बीच में ये जो वेव फ्रंट है ये इस इंसिडेंट रेस को परपेंडिकुलर है। ठीक है? सो ये देखो यहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। एट द सेम टाइम ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी इस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ सी ये जो है दिस इज योर इंसिडेंट रे। ओके, सो लेट दिस यहाँ से एक ये ड्रॉ करेंगे हम। सो लेट दिस बी अ नॉर्मल। ये जो है लेट दिस बी अ नॉर्मल, तो ये हो जाएगी नॉर्मल। सो लेट दिस बी डिनोटेड बाय ए एन। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स सी एंड लेट दिस बी डी। सो दिस ए एन एंड सी डी ये क्या है, दिस आर द नॉर्मल्स। तो मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ ए एन एंड सी डी, दिस आर व्हाट, दिस आर नॉर्मल्स। क्लियर? ओके, नाउ सी, नाउ यू हैव टू यूज द ज्योमेट्री ऑफ फिगर। यू नो दैट, अब देखो ये जो है ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये तो सिंपल सा रिफ्लेक्शन है, ये रे ऑप्टिक्स में भी आप पढ़ चुके हो। ये है आपकी नॉर्मल, ये है आपकी इंसिडेंट रे, तो ये जो हो गया वो हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब आप थोड़ा सा इस फिगर को कॉन्सेंट्रेशन से देखो। ये इंसिडेंट रे और ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, इनके बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। ये सी हियर, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर वेव फ्रंट। ओके, और ये बीच से है आपकी नॉर्मल, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। इफ दिस होल एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये अब बचा हुआ जो इतना एंगल होगा ये कितना हो जाएगा बताओ। ये पूरा एंगल है इंसिडेंट रे और ये वेव फ्रंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो गया 90। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इफ दिस इज आई, दिस होल इज 90, तो ये बचा हुआ इतना कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस आई। क्लियर? सो दिस इज 90, दिस इज आई, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। क्लियर? नाउ अगेन सी द सेम फिगर। सी हियर, अब देखो क्या करना है हमें। ये है आपकी नॉर्मल, ये एन ए है नॉर्मल और ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये है पॉइंट सी, ये है आपका पॉइंट एम, ये है आपका पॉइंट ए। अब ये जो नॉर्मल है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कैसी है, परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। क्लियर? ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री और ये देखो ये है आपका एंगल, ये है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। मैं इस डायग्राम का सिर्फ इतना सेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें हमें इंटरेस्ट लेना है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि मुझे ये एंगल बताना है आपको कितना हो सकता है। सो सी, ये है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये ए बी। अब नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच का ये जो एंगल है ये कितना है, ये है 90 माइनस आई। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये जो एंगल है ये है 90 माइनस आई। अब अगर ये होल एंगल 90 है और ये एंगल 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। क्लियर? बिकॉज दिस होल एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90 माइनस आई। तो अगर हम 90 में से 90 माइनस आई को माइनस कर दे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट ये जो एंगल है ये आपको कितना मिला, ये हो गया आई। सो इस डायग्राम में ये है वो एंगल, सो ये एंगल कितना हो गया आई। क्लियर? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में और कुछ नहीं है। अब सिमिलरली उस साइड में देखो, रिफ्लेक्टेड साइड में देखो, सेम आपको फॉलो करना है। अब डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, नाउ सी हियर, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल है इनके बीच का ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे,
इनके बीच का ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री। अब ये होल एंगल 90 है और ये इतना एंगल R है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना हो जाएगा। ये देखो ये पूरा एंगल 90 है और इसका इतना R है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस R। क्लियर। अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब देखो फिर से सेपरेट डायग्राम निकालते हैं। ये है आपकी नॉर्मल, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस M डैश M, ठीक है। यही है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट E, ये CE, ठीक है। क्लियर। अब ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच का ये जो एंगल है ये है 90 माइनस R, ये वाला एंगल है 90 माइनस R। ये देखो ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये नॉर्मल ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये है एंगल 90 माइनस R, ये इतना एंगल, इतना एंगल। और ये पता है आपको नॉर्मल और ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो अगर ये होल एंगल 90 है और ये 90 माइनस R है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। इस होल 90 में से इस एंगल को अगर हम माइनस कर दे, ये होल 90 में से इस एंगल को अगर हम माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस। सो ये जो एंगल है ये वाला, ये आपको मिला कितना, ये आपको मिला R। सिमिलरली इस डायग्राम में ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया R। क्लियर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो बस 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। बट यही बच्चे नहीं समझ पाते और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यही करते हैं कि ये डायग्राम को सीधा रट लेते हैं, ये एंगल्स कितने हैं इनकी वैल्यू सीधा रट लेते हैं, डायग्राम पूरी तरह से गलत हो सकती है, ठीक है। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस। इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आई बेट यू कि आपको 4थी बार में बिल्कुल समझ में आएगा। बट प्लीज़ इस डायग्राम को रटो मत, अगर रटोगे तो डायग्राम रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर। तो देखो अब देखो, और ये यहाँ पे इतने सारे एंगल्स ड्रॉ करके रखे हैं, मे बी आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आपको ये 2 एंगल इंपॉर्टेंट है निकालना, और इसे निकालने के लिए ये सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इस डायग्राम को जूम करके देखो, जूम करके देखोगे, खुद से सॉल्व करोगे, जो कहा है उसे फॉलो करोगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम 2 एंगल कंसिडर कर, 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स को हम यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो देखो पहला एंगल है आपका ये वाला ABC, ठीक है। सो इस एंगल को मैंने सपोज यहाँ पे ड्रॉ किया सेपरेटली, ये देखो ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। एंड यू हैव टू जॉइन दिस। ओके, नाउ ये वाला ट्रायंगल देखो, हाइपोटेनस, ये हो गई हाइपोटेनस AC, ठीक है। ये AC, ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये है AEC, सो ये है आपका E, ओके, और ये है EC। क्लियर। नाउ यू हैव टू प्रूव अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सी, ये 2 एंगल्स जो है ये है 90 और ये भी है 90। अब ये 90 डिग्री क्यों है ये भी क्वेश्चन है, तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट रे, सो ऑब्वियसली इनके बीच का एंगल 90 होगा। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड रेस, सो ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 होगा, क्योंकि रेस और वेव फ्रंट एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करने के पहले ही एक्सप्लेन किया है। क्लियर। नाउ सी, अब देखो ये जो था AE और ये जो था BC, ये यहाँ पे मैंने पहले ही लिख के रखा AE और BC, दिस इज AE इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू VT, राइट। सो ये साइड जो है ये है VT और ये साइड जो है AE, ये भी है VT। क्लियर। ये कैसे आया, क्या आया, सब कुछ आपको थरो बताया है हाइगेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोनों ट्रायंगल में ये जो है ये है हाइपोटेनियस, ये लाइन थोड़ी सी कर्व लग रही है तो इसको स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। अब ठीक है या, सो ये जो है ये है हाइपोटेनियस, राइट। सो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री से, ये दोनों साइड सेम है और ये हाइपोटेनस भी सेम है, मींस आई कैन से दैट दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। और ये जो है ये एंगल्स भी आपको दिए हैं,
ये वाला है आपका एंगल आई और ये वाला जो है ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. ठीक है. सो नाउ सी द फिगर एंड लेट्स write it. Clear? So see what can we write? In triangle, this triangle ABC, in triangle ABC and triangle this one AEC. Okay. So see angle ABC and angle AEC equals to how much? 90 degree. So I can write angle ABC is equals to angle AEC is equals to 90 डिग्री. क्लियर. ये दोनों एंगल 90 है. उसके बाद दिस साइड BC इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू हाउ मच? VT. सो दिस BC इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू है VT. आफ्टर दैट हाइपोटेनियस भी सेम है. सो आई कैन राइट AC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू व्हाट? हाइपोटेनियस. क्लियर. सो अब मैथ्स आपने पढ़ा है 10 तक, ये सब कुछ आपको पता है. If two sides are same and one angle is same, then you can say that these two triangles are congruent and hence you can say that this angle is equals to this angle. Clear? और वैसे भी इस एंगल की जो ये अपोजिट साइड है, इस एंगल की ये जो अपोजिट साइड है, ये दोनों साइड सेम है. सो अगर ये दोनों साइड सेम है, ओके, ये साइड सेम है, हाइपोटेनस सेम है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है. सो नाउ फ्रॉम दिस यू कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. ओके. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए. तो अब आप कह सकते हो कि ये जो एंगल है इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड हेंस आई कैन राइट व्हाट आई कैन राइट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. सो इस तरह से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट. अब सेकेंड रूल प्रूफ करना है, सेकेंड लॉ प्रूफ करना है. सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑफ प्लेन, सेम प्लेन. तो देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम को समझना पड़ेगा. सी हियर. स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है. राइट. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस प्लेन को परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर है. ठीक है. क्या कहा मैंने? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस प्लेन को परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर है. मतलब देखो कैसा, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो. ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये mm डैश रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सी इस प्लेन को परपेंडिकुलर है और ये जो नॉर्मल है ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर है. सो ये जो व्हाइट वाला ब्लैक वाला मार्कर है ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये रेड मार्कर जो है ये है आपका नॉर्मल. क्लियर. सो सी दिस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस प्लेन को परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर है. तो इसका ही मतलब क्या हो गया? ये नॉर्मल इस प्लेन में लाई कर रहा है. सो नॉर्मल इज लाइंग इन अ प्लेन. क्लियर. नॉर्मल प्लेन में है, ये क्लियर हो गया. अब देखो इधर ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी इस प्लेन को परपेंडिकुलर है और ये इंसिडेंट रेज इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है. क्या कहा मैंने? फिर से बात वही आती है. ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी इस प्लेन को परपेंडिकुलर है और ये इंसिडेंट रेज देख सकते हो डायग्राम में, ये वेव फ्रंट ये ऐसा है इस प्लेन को परपेंडिकुलर, बट ये जो रेज है ये ऐसी है, ये वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है. सी देखो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो. ये वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी ऐसा है इस प्लेन को परपेंडिकुलर और ये जो दो इंसिडेंट रेज है ये इस वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है. मतलब ऐसे देखो, ये वेव फ्रंट और ये है आपकी रेज. मतलब ये रेज जो है कहाँ लाई कर रही है? इन द प्लेन ऑफ पेपर. दैट मीन्स नॉर्मल और इंसिडेंट रेज पेपर के प्लेन में है. अब रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं. देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इस प्लेन को परपेंडिकुलर है बट ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है. मतलब बात वो ही हुई कि ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट प्लेन को परपेंडिकुलर है बट रिफ्लेक्टेड रेज इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है. तो ये मैं निकाल दूँ तो ये रिफ्लेक्टेड रेज आर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ पेपर. क्लियर. एंड हेंस आई कैन से व्हाट आई कैन से इंसिडेंट रेज, reflected rays and normal all lie in same plane. And which plane?
इन प्लेन ऑफ पेपर। इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को विजुअलाइज करना। आई होप आपको समझ में आया है। फिर से एक बार शॉर्ट में बताओ, ठीक है। ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, बट नॉर्मल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल मतलब इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स इस बोर्ड को परपेंडिकुलर है, बट इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है। सो ऑब्वियसली ये भी प्लेन में लाई करेंगे। सो ऑल थ्रीज आर लाइंग इन द सेम प्लेन, दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। सो दिस इज द होल explanation and the proof of reflection of light at a plane surface by using Huygens wave theory of light, by using Huygens principle and the concept of wavefront. Clear? So इस तरह से दो लॉज जो है रिफ्लेक्शन के, ये जो है ये पहला लॉ है और ये जो है ये दूसरा लॉ है। दोनों लॉ प्रूफ हो गए। तो बच्चों अगर दोनों लॉ प्रूफ हो गए, लॉज अगर यहाँ पे फॉलो हो रहे, सेटिस्फाई हो रहे, सो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो प्रूफ हो गया। सो दिस वे हाइगेंस के वेव थ्योरी ने रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, जो कि हमने हाइगेंस के थ्योरी के सक्सेस में कहा था दैट इट प्रूव्स द रिफ्लेक्शन, इट प्रूव्स द रिफ्रैक्शन। क्लियर? सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ इफ यू फॉलो द टेक्स्ट बुक, सो इन टेक्स्ट बुक सो मेनी थ्योरी इज गिवन। ओके, बहुत कंफ्यूज किया है, थोड़ी सी लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है। सो जहाँ जिस तरह से स्टेप वाइज इसे एक्सप्लेन किया है, इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो कोई डिफिकल्टी आपको नहीं अराइज होगी। ये सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन किया है कि जो भी नोटेशंस यूज किए हैं वो क्या है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। लॉज भी हमने प्रूफ कर दिए। सो दिस इज द प्रूफ हमने नहीं किया, प्रूफ हाइगेंस ने किया है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो वी आर द मीडिएटर्स। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। क्लियर? सो अब देखो बच्चों, हाइगेंस की जो वेव थ्योरी है इट्स एम्पेरिकल थ्योरी। एम्पेरिकल थ्योरी मतलब इस थ्योरी में ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। इस थियरी ने कहा था कि लाइट रेज, ये जो मैकेनिकल वेव है, जिसे प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है, उस मीडियम को उन्होंने कहा था हाइपोथेटिकल ईथर, जिसका एग्जिस्टेंस अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है करके इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स है। दिस इज एम्पेरिकल थ्योरी। स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग दिस थ्योरी थ्रू आउट दिस चैप्टर। व्हाई? बिकॉज though there are drawbacks of this theory, but still this theory has proved this optical phenomena of reflection, refraction, and that's why अगर प्रूफ दिया है तो उसे बिल्कुल पता होना, बच्चों तक वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये एम्पेरिकल थ्योरी होने के बाद, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी होने के बाद भी ये हमारे सिलेबस में है, क्योंकि इस थ्योरी की सक्सेस ये है कि इसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूफ किया है, और किया है तो उसको स्टडी करना भी ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज द स्कोप ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, दो इट्स एम्पेरिकल थ्योरी। क्लियर? सो विद दिस I declare that this particular point is over. So in the next class we will meet with the next point of this chapter. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.